हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, है ना, राज व्यवस्था, और उसमें हम पढ़ रहे हैं नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, है ना। और सिटीजनशिप के बारे में आज जो होगा वो लास्ट क्लास होगा, है ना। हम पिछले क्लास में ये पता कर लिए थे कि भारत का जो नागरिकता का जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कैसा है। और दूसरा में हम पढ़े थे कि जो नागरिकता प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। भारत सरकार कुछ और चीज़ें किया है, हम उसके बारे में एक दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, है ना। एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से तो ठीक नहीं है, मतलब उतना नहीं है, लेकिन जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, मतलब इंटरव्यू देते हैं या मेंस लिखते हैं, तो आपको ये चीज़ें काम आएगा, है ना। या आदि आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं और कुछ भी न्यूज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं, तो ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर। हम बात करेंगे तिब्बत का। तिब्बत, सवाल ये है कि तिब्बत पहला है कहाँ। ये भारत है। भारत के बगल में जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं हिमालय। हिमालय है, और हिमालय के जस्ट ये वाला एरिया है वो है तिब्बत। और तिब्बत का जो लगा हुआ ये जो एरिया है और ये है चाइना। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में एक तिब्बत और चाइना अलग अलग देश है। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ जो तिब्बत में जो लोग शासन करता है वो राजशाही शासन ही था, है ना। और वहाँ के जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है अभी के करेंट में जो हम बात करेंगे उसका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा, दलाई लामा एक पोस्ट है। आप सुने होंगे कि दलाई लामा भारत में ही रह रहे हैं। अब हुआ क्या, जब चाइना आज़ाद हुआ तो चाइना ये क्लेम करने लगा कि ये जो तिब्बत है वो चाइना का ही पार्ट है, ये अलग नहीं है, अलग देश नहीं है, अलग देश तिब्बत नहीं है। तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है, और उस पर वो काम करना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनका मानना था कि हम लोग अलग हैं चाइना से। तो चाइना की सरकार ज़बरदस्ती करने लगे, है ना। तो वो मौका आया कि जब चाइना की जो सेना है यहाँ पर क्या क्या डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों में झड़प भी हुई, और उसके बाद पता चलता है कि चाइना का जो सेना है यहाँ पर क्या किया, या बोलो कि यहाँ पर हमला कर दिया। आप ये समझ सकते हैं। जब हमला करता है तो सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है दलाई लामा, क्योंकि यही मानने के लिए तैयार नहीं है, यही शासन करने वाले हैं, तो ये भाग के कहाँ आ गए, इंडिया। इंडिया आए, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसमें आए। और वही दलाई लामा के साथ और बहुत सारे लोग आए, है ना। और ये मामला है कब, 1959 का। ये है 1959, यानी 1959 में जो है, जो तिब्बत वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया की सरकार क्या इसको नागरिकता दिया है कि नहीं दिया है। आप समझ रहे हैं ये चीज़ें, क्योंकि आप देखेंगे कि दलाई लामा आपको मिल जाते हैं, धर्मशाला में कहीं दिखेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट में दिखेंगे, है ना। इस बात से चाइना चिढ़ता भी है इंडिया से कि इंडिया जो है वो तिब्बत को सपोर्ट करता है ना। तिब्बत को एक अलग राष्ट्र मानता है, और चाइना क्या मानता है कि चाइना का ही पार्ट है ना। इसलिए चाइना ये भी बोलता है कि भारत को जो है वो हमारा जो इंटरनल मामला है ना। जैसे भारत कश्मीर के बारे में बोलता है कि जब कोई भी आदमी सवाल उठाता है तो ये बोलता है कि भारत का इंटरनल मामला है, उसी टाइप से चाइना जो है वो तिब्बत के बारे में यही बात बोलता है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, क्योंकि ये हमारा ही पार्ट है, तो हम इसको क्या करें, क्या करते हैं, हम अपने में मिला रहे हैं, है ना। और जो लोग नहीं मानेंगे हम उसको मिला क्या सरियाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जब हमला किया तो बहुत सारे लोग क्या है, इंडिया भाग के आए, और इंडिया में ये आए हैं 1959 में। अब 1959 से लेकर 1987 तक जो भी बच्चे, यानी जो आए उनके बच्चे, है ना, अगर इस टाइम में क्या हुए हैं, जन्म लिए हैं या इंडिया आए हैं तिब्बत वाले लोग, वो सभी व्यक्ति को भारत सरकार
नागरिकता दे सकता है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकता है। 1959 में आए जो लोग, है ना, क्योंकि चाहे वो तिब्बत जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको जान को खतरा है, तो जो लोग आए उनका बच्चे भी हुएंगे 1987 तक, है ना, तो उनको और उनके बच्चे को सभी को नागरिकता दिया जा सकता है। लेकिन जो लोग आए 1987 के बाद, यानी बाकी लोग, है ना, उसको एक क्या है, स्टे होता है ना, लॉन्ग टर्म स्टे, यानी भारत सरकार इस पर क्या है, स्टे लगाया हुआ, इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है ना। आप ये समझिए कि लॉन्ग टर्म वीजा पर है, या ये बोल सकते हैं कि शरणार्थी है, रिफ्यूजी है ना। अगर दूसरे देश से भगाए है जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है वो रिफ्यूजी है ना, तो उसी के थ्रू क्या है, ये लोग इंडिया में रह रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो है, इसको क्या है, भारत सरकार नागरिकता दे दिया है। और जब नागरिकता दे देता है तो आपको पता है क्या, आपको ये भी पता है कि इन लोगों को क्या क्या अधिकार मिल जाता है। क्लियर है? तो एक मामला तो यहाँ पर बनता है। जब चाइना नॉर्थ ईस्ट में कुछ करता है, कुछ एक्टिविटी करता है, तो आप देखेंगे कि जो दलाई लामा है वो न्यूज़ में आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि चाइना को जलाने के लिए करते हैं, कि हो सकता है कि तिब्बत में एक अलग से आंदोलन निकल के आए और वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, ये डर है। अब हम बात करते हैं असम का। असम पहले भी बताए हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान ही डेवलपमेंट था, बहुत ज़्यादा विकसित था। वो लोग ही अपने आप को ओरिजिनल पाकिस्तानी मानते थे क्योंकि वो लोग उर्दू बोलते थे। और जो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग थे, जो बंगाल से अलग हुए थे, वो सारे लोग बंगाली बोलते थे, है ना। और उनको क्या था कि ये लोग भाव भी नहीं देते थे, या ये बोलो कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें डेवलपमेंट की बहुत कमी थी। ज़्यादातर जो डेवलपमेंट था वो पश्चिमी पाकिस्तान में ही था। तो ये लोग भी चाहते थे कि हमारा भी डेवलपमेंट करो भाई, है ना। तो ये मांग उठने लगा और वहीं से एक नेता निकल के आए जो उसके पापा हैं शेख हसीना के, वो, है ना। फिर आपको जो है कहानी आपको हम बता दी है ना, हम दोबारा इस पर नहीं आएंगे। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप शुरू से जो है आप वीडियो ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा। खैर, ये है मान लेते हैं असम, या ये मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है, और ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश पर जब हमला होता है, जब जो पश्चिमी पाकिस्तान के वाले जो लोग हमला करते हैं, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं कि यहाँ माइग्रेट करते हैं, जान बचाने के लिए यहाँ भागते हैं। और जान बचाने के लिए भागते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोग पहुँचते हैं भारत में, वो पहुँचते हैं आसाम में, ठीक है। और जब आसाम में पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये लोग के पास क्या है, ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है ना, नहीं है, ठीक है। अगर ये पहुँचा, भारत सरकार कुछ दिन के लिए इसको शरण भी दिया। लेकिन हुआ ये कि फिर ये लोग क्या किया, आसाम में ही या भारत में ही क्या हुआ, काम पर लग गए। छोटा मोटा जो भी काम है वो कर लिए। अब दिक्कत ये हो गया कि जब ऐसा हुआ तो जो आसाम के जो लोग हैं उनको काम मिलना बंद हो गया। समझ रहे हैं ना? जैसे बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं, मान लेते हैं तमिलनाडु, ठीक है। तो बिहार के लोग अपना जो काम है वो छोटा मोटा काम है या कैसनो काम है, वो कम से कम पैसे में कर लेते हैं, 10,000 से 15,000 रुपये पर मंथ में, है ना। बिहार से गए तमिलनाडु। अब समझिए जो तमिलनाडु का जो लोकल लोग है ना, वो क्या है कि 10 से 15,000 में काम ही नहीं करते हैं, है ना। मान लेते हैं इस काम के लिए लगता है 20,000। अब जो भी काम कराने वाले लोग हैं, मान लीजिए कोई भी कंपनी का मालिक है, तो क्या चाहेगा कि कम से कम पैसे में काम हो जाए। तो लोकल लोगों को तो रखेगा नहीं, रखेगा किसको, बिहार वाले को,
है ना। यही दिक्कत यहाँ पे हो गया। बीच बीच में इन लोगों के बीच आपस में टेंशन भी होता है, क्योंकि ये जो लोकल लोग हैं बाहर के लोगों को देखना नहीं चाहेगा, है ना। तो वही टेंशन जो है वो यहाँ होना शुरू हो गया असम में। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार इस पर क्या स्टैंड लिया है ना, वो चीज़ें हमें समझना है। भारत सरकार बोलती है कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971, क्योंकि 71 में ही क्या हो गया, जंग हो गया, तो एक नया देश बन गया बांग्लादेश, है ना। उससे पहले क्या था, ये बांग्लादेश नहीं था, इसको हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। इस दोनों के बीच यानी 1966 से लेकर 71 तक जो लोग भारत आए, इंडिया आए, कहाँ से, बांग्लादेश से, भारत सरकार उसको नागरिकता देगी, नागरिकता प्रदान करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक कंडीशन लगाया कि आपको फर्स्ट जब भी नागरिकता आपको दिया जाएगा तो प्रथम 10 वर्ष, है ना, कि 10 वर्ष जो वोट देने का अधिकार है, यानी जो वोटिंग राइट है ना, वो अगले 10 वर्ष के बाद मिलेगा। यानी मान लीजिए कि अभी देता है तो 10 वर्ष तक क्या है कि इसको क्या है, वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया, बेसिकली पॉलिटिकल राइट नहीं दिया है। आप ये बात समझ सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो बात निकल गया। अब इसके बाद क्या है कि ठीक है, जो उसके बाद आए 1971 के बाद आए, अब उनके साथ क्या किया भारत सरकार, हम उस पर बात करेंगे। क्लियर है। तो जो उसके बाद आया, तो कौन लोग बाद आया नहीं आया, उसके लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं NRC, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। और ये अभी फ़िलहाल कहाँ है, आसाम में है ना, क्योंकि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि हम पूरे देश में लागू करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम एक रजिस्टर बनाएंगे और उसमें हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन सा लोग भारत का नागरिक है, और जो लोग भारत का नागरिक है वो रजिस्टर में होगा, समझ रहे हैं। और जो इस रजिस्टर में नहीं होगा उसका मतलब है कि वो अवैध रूप से रह रहा है, यानी अवैध प्रवासी है, समझ रहे हैं। कि जो लोग रजिस्टर में नहीं है, यानी जब ये रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा तो जो नहीं है तो उसको क्या होगा कि वापस उसी के देश में भेज दिया जाएगा, समझ रहे हैं। दिक्कत ये है। अब समस्या ये आ गया कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग, जो लोग बांग्लादेश से आए वो लोग हैं मुस्लिम, है ना। अब ये लोग आए 1971 में, अभी चल रहा है 2023, कितना दिन हो गया है ना, 29 और 23, 52 साल, है ना। यानी जो लोग आए उनके बाल बच्चे भी हो गए हैं। समस्या ये हो गया, जब रजिस्टर तैयार करने के लिए दिक्कत ये हो गया कि इसमें कुछ हिंदू लोग भी आ गए, लगभग 19 लाख लोग, यानी वैसे लोग भी हैं जिनको क्या है कि हिंदू लोग भी क्या है कि नेशनल जो रजिस्टर जो ये जो बना रहा है उसमें क्या होता है कि ये लोग भी आ गए कि ये लोग NRC में है ही नहीं, इनका नाम ही नहीं है। नाम पता करने का क्या तरीका है, भारत सरकार क्या किया है कि जो लोग हैं उनको क्या करना होगा कि कुछ दस्तावेज देना होगा, आइडेंटिटी देना होगा। जैसे आप आधार कार्ड दे दीजिए, वोटर ID कार्ड दे दीजिए, आपका राशन कार्ड है वो दे दीजिए, है ना। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं,
है ना। अगर आप इस सब में नहीं है तो इसका मतलब है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप अवैध रूप से रह रहे हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। तो दिक्कत ये भी हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है, जो हिंदू लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग मुसलमान हैं, बांग्लादेश से जो भी लोग आएंगे, क्योंकि मुस्लिम के आधार पर ही देश बनाया गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का पार्ट है, इसलिए क्लियर। तो इसलिए यहाँ दिक्कत है एनआरसी में। बेसिकली क्या करना है इसको, कि जो लोग अवैध रूप से आया है ना, अगर जो लोग इस डेट में आया है, अगर वो अपना प्रूफ दिखाते हैं 1971 तक इस डेट में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो लोग इसके बाद आए हैं, अगर वो प्रूफ दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अवैध है, अवैध माने जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं एनआरसी। और ये मुस्लिम लोग हैं, मैक्सिमम लोग इसीलिए विरोध कर रहा है, या किया था 19 में, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लीजिए कोई ओरिजिनल लोग है उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो उस भी एनआरसी से बाहर हो जाए, है ना। तो ये दिक्कत है। तो इसलिए जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनका मानना है कि जो बीजेपी का गवर्नमेंट है वो हमको टारगेट कर रही है ना, इसलिए इस टाइप का वो खेल कर रही है। क्लियर है। क्योंकि दिक्कत ये है कि जो असम में एक गवर्नमेंट बनी थी, एक सरकार बनी थी, असम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और सर्बानंद सोनोवाल वही व्यक्ति है कि जो ये हमेशा कोशिश करते हैं कि असम में जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं हम उसको बाहर करेंगे, है ना। और वही बोल बोल के वो मुख्यमंत्री भी बन गए। अब मुख्यमंत्री बन गए तो आपको करना पड़ेगा। तो इसी के लिए क्या है, वो रजिस्टर जो है वो क्या है, तैयार करने के बारे में कर रहे हैं कि हम रजिस्टर को अपडेट करेंगे। क्लियर। अब जो लोग एनआरसी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भारत सरकार क्या कर रही है वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि वो कहना क्या चाह रही है। हिंदू को निकालना चाहती है या मुस्लिम को निकालना चाहती है, या वो ओरिजिनल चाहती है कि जो लोग बाहर से आए हैं और वो अवैध हैं तो उन्हें बाहर किया जाएगा, दूसरे देश में भेजा जाएगा जहाँ के हैं। यहाँ से क्लियर होगा वो चीज़ें। भारत सरकार क्या किया है, CAA लाया है। CAA क्या है भाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। बेसिकली ये कुछ नहीं है, कि जो हम बात कर रहे थे कि जो नागरिकता संबंधी कोई भी कानून है और कुछ भी करना है तो आपको क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है, इसको क्या है 1955 के अनुसार किया जाता है ना। आपको चेंज भी करना है तो उसी में करना है। तो उसी को जब अमेंड किया, कब अमेंड किया है, 2019, है ना। यानी 1955 को ही क्या है, थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज में क्या लिखा है कि वो इससे व्यक्ति जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक कैसे क्लियर होता है, ये धर्म के आधार पर क्लियर होता है, धर्म के अनुसार, रिलीजन के अनुसार, है ना। कि जैसे अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू है ना। तो हिंदू के अलावा जो व्यक्ति है वो क्या है, अल्पसंख्यक में है, और हिंदू क्या है, बहुसंख्यक में। ये जो तीनों देश है उसमें जो बहुल मात्रा में है, बहुसंख्यक में कौन लोग हैं, मुस्लिम है ना। तो मुस्लिम तो बहुसंख्यक में है। जो अदर जो धर्म के लोग हैं, अदर के धर्म का मतलब क्या हो गया, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। यानी मुस्लिम को छोड़कर जितने भी व्यक्ति होंगे, जो भी लोग होंगे, वो क्या होंगे, वो होंगे अल्पसंख्यक होंगे। अगर इस देशों की हम बात करेंगे तो क्लियर है। इस देश से जो भी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इंडिया में आए हैं, ठीक है,
इलीगली आए हैं, जैसे भी आ गए, है ना, मुस्लिम छोड़कर, उनको 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हों, यानी बेसिकली कि 31 दिसंबर 2014 तक आ गए हों इंडिया, उसको क्या है कि सभी को नागरिकता दिया जाएगा। समझ रहे हैं? भारत सरकार का तर्क ये है कि जैसे आप पाकिस्तान को देखेंगे तो वो बोलेगा कि जो भारत में है मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। भारत वाले भी लोग करते हैं कि वहाँ अत्याचार हो रहा है, जो ये तीनों देश है, यानी हिंदुओं पर। अब जब अत्याचार हो रहा है तो कुछ तो स्टेप लेना होगा, तो भारत सरकार ले ली कि यदि आप भाग के आते हैं, कब तक आए हैं, 31 दिसंबर 2014 तक, कैसे दिया जाएगा, तो इसको नागरिकता दिया जाएगा देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण, देशीयकरण क्या होता है भाई, न्यूट्रलाइजेशन। अब आपको बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वैसे व्यक्ति जो कम से कम 12 साल जो है वो भारत में रहा है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको नागरिकता भारत का मिल सकता है। नेचुरल जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए हम 7 साल की बात किए थे, है ना, जिसमें हम सीमा हैदर की बात किए थे, प्रियंका चोपड़ा की बात किए थे, है ना। आपको पीछे वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, है ना, तभी आपको क्लियर होगा। तो ये जो देशीयकरण के द्वारा अगर दिया जाएगा तो देशीयकरण में टारगेट है 12 साल, कि कम से कम आप 12 साल भारत में हैं। लेकिन इस जो है CAA के थ्रू क्या है कि भारत सरकार बोले कि नहीं, आपको 12 साल रहने की ज़रूरत नहीं है, कि आप 5 साल अगर भारत में रह रहे होंगे तो क्या होगा, आपको नागरिकता दिया जाएगा। किसके थ्रू, देशीयकरण के थ्रू। क्लियर? अब आप सोचिए कि 14 तो था ही, ये एक्ट कब संशोधन किया गया, 19 में, तो 14/5/19, यानी जैसे ही एक्ट ये लागू होगा, ये क्या होगा, सारे लोगों को क्या किया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि NRC क्या है और CAA क्या है और असम का क्या मामला है। क्लियर? ये पूरा है नागरिकता से, जो भारत सरकार नागरिकता दिया है अदर लोगों को या शरणार्थियों को, इसके बारे में। क्लियर है? तो यहाँ तक तो है नागरिकता आप कैसे मिला है सबको भारत में, इसकी बात करता है। अब हम बात करेंगे कि नागरिकता आपको जा सकता है, कैसे जा सकता है, हम इसके भी बात कर लेते हैं। नागरिकता की समाप्ति। यानी आपका नागरिकता कब समाप्त हो सकता है? नहीं, ये भी अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। 3 तरीका है नागरिकता समाप्त करने का। पहला, उसको बोलते हैं स्वैच्छिक, है ना। यानी आप ये बोले भारत सरकार के कि हमें क्या है कि भारत का नागरिकता नहीं चाहिए, है ना, हम खुद त्याग करते हैं, तो क्या होगा, आप अप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान ये रखना होता है भारत सरकार को कि जिस वक्त युद्ध चल रहा हो, जैसे मान लीजिए भारत का किसी देश से युद्ध चल रहा है, तो उस समय वो ध्यान नहीं देगा, वो इसलिए बात है कि उसके बाद ध्यान देगा, क्योंकि युद्ध देखेगा कि आपका नागरिकता देखेगा, है ना। तो आप स्वयं जो है वो त्याग कर सकते हैं कि हमें भारत का नागरिकता नहीं चाहिए। इधर न्यूज़ भी चल रहा है कि बहुत सारे लोग भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं, है ना। तो क्यों त्याग रहे हैं हम इस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन त्याग रहे हैं, है ना। आप त्याग सकते हैं। हाँ, जब त्यागेगा तो आपका जो बच्चा है, बच्चा का मतलब है कि 18 साल नहीं पूरा है, तो वो सारे जो बच्चे हैं उसका जो है नागरिकता ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाता है ना। कि अगर इसका माता पिता अगर नागरिकता त्याग करते हैं तो उनके जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे, उनका भी नागरिकता क्या होगा,
समाप्त हो जाएगा। बच्चे का मतलब है जिनका एज 18 साल से कम। अगर ये बच्चे बड़े होते हैं, इनका एज 18 साल हो जाता है, तो आपको पता है कि आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिल सकता है। ये बात हम पहले कर दिए है ना। दूसरा है यानी आपका नागरिकता बर्खास्त हो सकता है। कैसे? कि यदि आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, और जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, आपका जो नागरिकता है इंडिया का वो समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है ना। यानी सवाल ये भी आ सकता है कि भारत में जो है वो दोहरी नागरिकता नहीं है ना। तो ये चीज़ें भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। और तभी ये भारत सरकार करेगी जब क्या है, युद्ध ना चल रहा हो। एक कॉमन है चीज़ें। दूसरा है जो नेक्स्ट है और लास्ट है, वो है वंचित कर सकता है, वंचित। और इसका जो पूरा जो हक है वो है केंद्र सरकार के पास, कि आपका जो नागरिकता है वो वंचित हो सकता है। और किसका के पास अधिकार है, वो है केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्योंकि नागरिकता संबंधी जो नियम है वो किस सूची में है, वो है संघ सूची में। और संघ सूची का मतलब क्या है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, यूनियन को है, केंद्र सरकार को है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नागरिकता संबंधी जो रूल है वो संघ सूची में है। क्लियर? अब आपको जो है वंचित कब कर सकता है, कुछ कंडीशन है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला कंडीशन कि आप नागरिकता जो है फर्जी तरीके से लिए हैं, ग्रहण किया है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप न्यूट्रलाइजेशन से ले रहे हैं, देशीयकरण से ले रहे हैं, और आपको 12 साल जो है वो भारत में रहना है, तभी आप ले सकते हैं। लेकिन आप शो कर दिया कि हम 12 साल से रह रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के, है ना, और बाद में भारत सरकार को पता चल गया कि ये तो फर्जी है, तो आपका जो नागरिकता है वहाँ से वंचित कर सकता है ना। आप फर्जी तरीके से लिए। दूसरा है कि भारत के संविधान को ही आप नहीं मान रहे हैं, को संविधान को अनादर करते हैं। जितने भी व्यक्ति भारत में रह रहा है वो क्या है, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, यानी संविधान सबसे ऊपर है। आप संविधान से ऊपर नहीं है ना। तो अगर आप संविधान का अनादर करते हैं, संविधान को मान ही नहीं रहे, तब भी आपका जो है नागरिकता वो जा सकता है। क्लियर? ये मान लेते हैं कि किसी जो शत्रु देश है, शत्रु देश का मतलब है कि जिस समय युद्ध भी चल रहा है। शत्रु का मतलब अगर हम अभी देखें कि हमारा जो शत्रु है कौन है, पाकिस्तान और चाइना, सबसे बड़ा तो यही है ना। कि आप वैसे व्यक्ति हैं कि जो गैर कानूनी ढंग से क्या है कि उसको कुछ सूचना देते हैं, है ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है ना। आप सब खैर अगर आप दे रहे हैं तब भी आपका जो है नागरिकता वो जा सकता है। नेक्स्ट है कि यदि आपका नागरिकता 2 तरीके से मिला है, एक तो पंजीकरण और एक ही देशीयकरण मिल गया, और इसके अंतराल आपको जब ही मिला है और 5 साल के अंदर, है ना, आपको दूसरे देश में, है ना, दूसरे देश में 2 वर्ष का कैद हुआ हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है बाहर से आया, उसको भारत सरकार क्या नागरिकता दे दिया, मान लीजिए आज दे दिया, है ना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसको बाहर में केस भी चल रहा था। मान लेते वो व्यक्ति अमेरिका से आया और अमेरिका में केस चल रहा था, भारत सरकार इधर नागरिकता दे दिया, उधर केस उसका खुला, उसका 2 साल का कैद हो गया। इसका मतलब कुछ बड़ा क्राइम करके आया था, है ना। इसका ये मतलब है तब भी आपका जो नागरिकता है वो जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि जब भी नागरिकता जाएगा 2 ही टाइप के व्यक्ति का नागरिकता जा सकता है जो भारत सरकार करेगी। एक तो पंजीकरण से जो लोग रजिस्ट्रेशन से नागरिकता ग्रहण किया है, और जो लोग देशीयकरण से यानी न्यूट्रलाइजेशन से जो जिन व्यक्ति को नागरिकता मिला है, इन्हीं 2 व्यक्ति का नागरिकता छीना जा सकता है ना। बाकी किसी का नहीं, सभी का नहीं छीना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5वां क्या है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति
यानी 7 वर्ष या उससे ज़्यादा लगातार भारत से बाहर रह रहा है ना। यानी वैसे व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है 7 साल से लगातार यानी लगातार 7 साल आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपका नागरिकता जा सकता है, नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है। तो नागरिकता समाप्त करने का जो तरीका है यही 3 तरीका है ना। या तो आप स्वयं दे दीजिए, ये हमें नहीं चाहिए, या आप दूसरे देश का नागरिकता लेंगे, तब क्या होगा, आपका जो इंडिया का जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एकल नागरिकता है। और दूसरा है कि भारत सरकार क्या है कि ये जो तरीका है उसके थ्रू आपका क्या है, नागरिकता जा सकता है। पहला तरीका है कि आप फर्जी तरीके से लिए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के लिए हैं। दूसरा है संविधान के प्रति आपका क्या है, अनादर भाव है ना। ये चीज़ें हैं। 17 देश को आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह, जिसको आप देशद्रोह बोलते हैं, है ना, उन व्यक्तियों को, और पंजीकरण के द्वारा यदि आप दूसरे देश में 2 साल की कैद हुई है, 5 साल के अंदर नागरिकता प्राप्ति के 5 साल के अंदर, तब भी आपकी नागरिकता जा सकती है। और या कोई व्यक्ति है जो लगातार 7 साल जो है भारत से बाहर रह रहा है। क्लियर। तो ये पूरा है वो है नागरिकता, है ना। आप हम अच्छे से कवर किए हैं, है ना। आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। क्लियर। तो कल हम बात करेंगे पार्ट 3 का, वो है फंडामेंटल राइट। काफ़ी मज़ा आने वाला है ना। क्लियर। थैंक यू।